सभी छात्राओं को नमस्कार। आज हम लोग प्राचीन भारतीय राजनीतिक चिंतन के स्रोत के बारे में चर्चा करेंगे। वास्तव में प्राचीन भारतीय राजनीतिक चिंतन वैदिक काल से प्रारंभ होकर मुगल शासन तक फैला हुआ है। वैदिक काल के द्वारा ही प्राचीन भारतीय राजनीतिक चिंतन के बारे में जानकारी और ज्ञान प्राप्त होता है। अतः हमें प्राचीन भारत के शासन पद्धति के बारे में जो भी जानकारी प्राप्त होती है वह है प्राचीन साहित्यों, वेदों और धर्मशास्त्रों, उपनिषदों एवं अन्य भारत के धार्मिक ग्रंथों से मिलती है। इस प्रकार यह स्पष्ट है कि प्राचीन भारतीय चिंतन की जानकारी हेतु जो भी जानकारी प्राप्त होती है उसमें सबसे महत्वपूर्ण प्राचीन साहित्य है, जिन्हें कई भागों और श्रेणियों में विभाजित किया जा सकता है। राजनीतिक विचारकों के अनुसार विषय का ज्ञान कराने के वाले प्रमुख साधन हिंदू साहित्य है। तो वैदिक साहित्य भी हिंदू साहित्य की तरह ही है, जिसका सदियों से शासक मानते आ रहे हैं और इस संबंध में महान ऐतिहासिक प्रमाण भी है। साहित्य और ऐतिहासिक ग्रंथ ये दोनों ही प्राचीन भारतीय राजनीतिक चिंतन के दो प्रमुख स्रोत हैं। सभी प्राचीन राजनीतिक चिंतन में वैदिक साहित्य सर्वप्रथम और अति महत्वपूर्ण स्रोत है, जिसमें हिंदुओं की अटूट आस्था प्राचीन काल से ही देखी जा सकती है। अब हम लोग देखेंगे प्राचीन भारतीय राजनीतिक चिंतन के स्रोत। प्राचीन भारतीय राजनीतिक चिंतन के स्रोत निम्नलिखित हैं। इसमें पहला है धर्म ग्रंथ, दूसरा है ऐतिहासिक एवं समसामयिक ग्रंथ, तीसरा है विदेशियों के विवरण, फोर्थ है पुरातत्व संबंधी जानकारी। तो ये 4 पॉइंट है, लेकिन उसमें से आज हम लोग धर्म ग्रंथ में जो जितने भी ग्रंथ है उसके बारे में पढ़ेंगे। तो इसमें धर्म ग्रंथ में पहला पॉइंट है वेद। वेदों को प्राचीन भारत की सभी विद्याओं का मूल माना जाता है। वेद आर्य सभ्यता का संस्कृति का मूल आधार है। ऋग्वैदिक साहित्य के सर्वप्रमुख ग्रंथ तथा विश्व की प्राचीनतम पुस्तक है। इस प्रकार हम लोग देखेंगे कि वेद 4 प्रकार के होते हैं, जिसमें पहला है वेद 4 प्रकार के होते हैं, जिसमें पहला है ऋग्वेद, दूसरा है यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद। इन वेदों से शासन अथवा राज्य के उत्पत्ति का सिद्धांत, शासन के उस समय के राजतंत्रात्मक स्वरूप, राजाओं की शक्ति, राजा, प्रजा और मंत्री तीनों के पारस्परिक संबंध, शासन की नीति आदि का पता चलता है। इन सभी के आधार पर ज्ञान को विभाजित किया जाता है। तो अब लोग जानेंगे अभी कि ऋग्वेद से क्या पता चलता है। तो ऋग्वेद से पता चलता है कि आर्य किस प्रकार और कहां तक भारतवर्ष में प्रचार प्रसार किए थे। देन सेकेंड पॉइंट है यजुर्वेद। तो यजुर्वेदों में हम लोग को पता चलता है कि यज्ञों और कर्मकांडों की प्रधानता है इसमें। और इसमें हम लोग देखते हैं यजुर्वेद में कि जितने भी राजा महाराजा लोग थे उन लोग किस जगह पे यज्ञ किए थे, इस सब के बारे में हम लोग को जानकारी प्राप्त होती है। देन तीसरा है अथर्ववेद। तो अथर्ववेद के मंत्री से राजपद के संबंध में जानकारी प्राप्त होती है। और चौथा है सामवेद। सामवेद से प्राचीन भारतीय राजनीतिक चिंतन के जनजीवन के बारे में जानकारी प्राप्त होती है। तो इस संबंध में
डॉक्टर राधा कृष्ण अपना विचार देता है कि वेदों से हमें समझ सूचना मिलती है जो कि प्राचीन काल के चिंतन हेतु अत्यंत रोचक है। देन सेकेंड पॉइंट है ब्राह्मण ग्रंथ। ब्राह्मण ग्रंथ वेद के साथ साथ ब्राह्मण ग्रंथ का भी अति महत्वपूर्ण है स्रोत है। तो ब्राह्मण ग्रंथ में यज्ञों की ब्राह्मण जितने भी लोग थे वो लोग यज्ञों की महिमा के बारे में चर्चा किए थे और बोला था कि सभी यज्ञ मतलब ये जो यज्ञ है ये सभी कर्मों में श्रेष्ठ है। और ब्रह्म ग्रंथ को 3 भागों में बांटा गया है, जिसमें पहला है ऐतरेय ब्रह्म ग्रंथ और शतपथ ब्रह्म ग्रंथ, तीसरा है तैत्तरीय ब्रह्म ग्रंथ। और ये जो तीनों ग्रंथ है, इन तीनों ग्रंथों के माध्यम से हम लोग को उस समय के शासकों और राज्य के बारे में विशिष्ट जानकारी प्राप्त होती है। देन तीसरा है उपनिषद। उपनिषद तीसरा प्रमुख स्रोत उपनिषद है। तो भारतीय विद्वानों के अनुसार उपनिषद शब्द का अर्थ होता है ब्रह्म ज्ञान, जिसकी सहायता से हमें ईश्वर से अलौकिक ज्ञान प्राप्त होती है। तो उपनिषद ग्रंथ के अध्ययन से पता चलता है कि उस समय आर्यों ने सभ्यता, संस्कृति, धर्म के क्षेत्र में कितना उन्नति या विकास कर लिया है। देन 4 पॉइंट है सूत्र ग्रंथ। सूत्र ग्रंथ में छोटे छोटे वाक्य होते हैं, लेकिन प्रत्येक वाक्य अर्थ से परिपूर्ण होते हैं। देन लास्ट है 5th पॉइंट है महाकाव्य। वैदिक साहित्य के बाद भारतीय साहित्य के 2 स्तंभ है, जिसमें रामायण और महाभारत है। तो इन दोनों ग्रंथों में ऐसे ज्ञान को दर्शाया गया है जिसमें संपूर्ण शासन की शक्ति राजा में निहित होती है और राजा का परम कर्तव्य होता है कि नैतिकता को प्रोत्साहित देना और राष्ट्रीय हितों की सुरक्षा करना था। 6 है भारतीय राजनीतिक चिंतन का स्रोत बौद्ध साहित्य है और जैन साहित्य। देन 7 है आंतरिक क्षेत्र में राजा को राजनीति के सिद्धांत का पालन करना चाहिए, किंतु अंतरराज्यीय संबंधों के क्षेत्र में राजा कूटनीतियों पर आधारित सिद्धांतों का पालन करे। तो लास्ट में हम देखेंगे कि प्राचीन भारतीय चिंतन के अंतर्गत स्मृतियों का भी महत्वपूर्ण स्थान है। सभी स्मृतियों में कौटिल्य का अर्थशास्त्र प्रमुख है। अर्थशास्त्र में कौटिल्य की आस्था और परामर्श तथा मनुष्य के कल्याण का भी वर्णन किया गया है। कौटिल्य की सबसे बड़ी विशेषता अर्थशास्त्र में यह है कि उसने राजनीतिक एवं आर्थिक विषयों का विवेचना स्वतंत्र होकर किया है। यही कारण है कि अर्थशास्त्र में सबसे प्रमुख कौटिल्य का अर्थशास्त्र है। सेकेंड पॉइंट था ऐतिहासिक एवं समसामयिक ग्रंथ। तो धार्मिक ग्रंथों के अतिरिक्त भारतीयों ने अनेक ग्रंथों की रचना की थी, जिसके विषय धर्मोत्तर थे। इस प्रकार के ग्रंथों में राजनीतिक, सामाजिक, आर्थिक सभी सामग्री भरी पड़ी है। इनसे राजनीतिक इतिहास पर प्रकाश पड़ता है। ऐसे प्रमुख ग्रंथ हैं जैसे कौटिल्य अर्थशास्त्र, गर्गी, मुद्रारक्षस और नेक्स्ट है हर्षचरित्र आदि। इन ग्रंथों के माध्यम से राजा के कर्तव्यों, नीति शास्त्र तथा राज्य को संचालित करने वाली
विविध आवश्यक बातों का उल्लेख किया गया है। इन ग्रंथों में पर्याप्त राजनीतिक चिंतन का झलक देखने को मिलता